नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज का सेशन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आता है कि क्या मैं यूपीएससी की तैयारी करूं या ना करूं, और समझ नहीं आता कि इस फैसले को हम कैसे लें। अब होता पता क्या है कि फ्यूचर में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान है। जैसे अगर आज आप यहाँ पे खड़े हो, 5 साल बाद आप सक्सेसफुल हो जाओगे मान लो इस एग्जाम के अंदर, तो 5 साल बाद बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे कि कितना बढ़िया फैसला आपने लिया। अगर 5 साल या जो भी 3 साल बाद आप इस एग्जाम में मान लो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कितना गलत फैसला आपने लिया इस एग्जाम की तैयारी करने का। बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा। तो आउटपुट को देखकर ना हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि फैसला सही था या गलत था। अब जब मैं आज अपनी तैयारी स्टार्ट करने जा रहा हूं या मैं स्टार्ट कर चुका हूं या करना चाहता हूं, तो आज तो सर मुझे नहीं पता ना कि 2 साल 3 साल या व्हाटएवर टाइम के बाद मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मैं कैसे ये फैसला लूं, कैसे मैं ये स्टेप लूं जो मुझे हेल्प करे सही डायरेक्शन में जाने से। देखो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करना, मैं ये तो गारंटी नहीं कर सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर इतना जरूर है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इतने में मदद आ जाएगी कि आपको वो रास्ता दिख जाएगा कि क्या मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हर एक बात जो मैं बोलूंगा वो 100% सच है। एक सेकंड का भी या एक छोटा सा भी झूठ नहीं है इसके अंदर। ये चीज जो है मैं अपनी लाइफ के अंदर भी इंप्लीमेंट करता हूं। तो प्लीज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, एंड ट्रस्ट मी, हो सकता है ये वाला वीडियो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के कई कीमती साल बचा सकता है। तो प्लीज पूरा देखना, मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आपको हर एक बात मेरी समझ आए। जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी मैंने भी इसी चीज का इस्तेमाल किया था। अब वो फैसला सही रहा गलत रहा वो मैं आप पे छोड़ता हूं, पर मैंने इस चीज को इस्तेमाल जरूर किया था। इस चीज को समझने के लिए कि आखिर ये चीज क्या है, आपको 2 शब्द समझने हैं। पहला वर्ड है डिजायरेबिलिटी और दूसरा वर्ड है कैपेबिलिटी। चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल हर एक चीज समझाऊंगा और आपको और एक बहुत ही एक प्रॉपर सोल्यूशन लेकर आऊंगा आपके प्रॉब्लम का। डिजायरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी अट्रैक्टिव है, कोई चीज कितनी अच्छी दिख रही है, कोई चीज कितना सही लग रहा है, कोई चीज कितनी मजेदार लग रही है, वो होता है डिजायरेबिलिटी। और दूसरा वर्ड क्या है, कैपेबिलिटी। क्या उस चीज को करने की मेरे पास क्षमता है, क्या मैं वो डिलीवर कर सकता हूं, क्या मेरे पास सही संसाधन है, क्या मेरे पास सही पोटेंशियल सही स्किल्स हैं उसको डिलीवर करने के लिए। ये होता है कैपेबिलिटी। तो कोई चीज कितनी अच्छी लग रही है, डिजायरेबिलिटी। कोई चीज करने की क्षमता मेरी है या नहीं है, वो है मेरी कैपेबिलिटी। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज डीसी मैट्रिक्स को फॉलो करती हैं। ये डीसी मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, डिजायरेबिलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स होता है। ये बहुत ही पॉपुलर चीज है जो एमबीए कॉलेजेस के अंदर आपके एमबीए ग्रेड्स को पढ़ाई जाती है। बहुत बड़े जो आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं वो भी इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वहीं से इसको अडॉप्ट किया है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए। देखो आपको ना मैं समझाता हूं, ये जो मैट्रिक्स है ना ये 4 क्वाड्रेंट का बन जाता है। अलग अलग तरह से लोग बनाते हैं पर मैंने इस तरह से बनाया है। देखो डिजायरेबिलिटी क्या था, कोई चीज करने का या कोई चीज आपको कितनी अच्छी लग रही है, वो डिजायरेबिलिटी था। कैपेबिलिटी था कि किसी चीज को करने की आपकी क्या क्षमता है। अब कोई भी वस्तु में ना ये दोनों चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, डिजायरेबिलिटी कम हो सकता है डिजायरेबिलिटी ज्यादा हो सकता है कैपेबिलिटी कम हो सकता है कैपेबिलिटी ज्यादा हो। उस बेस पे टोटल 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। पहला क्वाड्रेंट है जहां दोनों हाई होते हैं, डिजायरेबिलिटी भी हाई है और आपका कैपेबिलिटी भी हाई है। दूसरा होता है कि डिजायरेबिलिटी आपकी कम है या नो है डिजायरेबिलिटी और आपकी कैपेबिलिटी हाई है। तीसरा होता है कि डिजायरेबिलिटी भी नहीं है कैपेबिलिटी भी नहीं है। और चौथा होता है कि डिजायरेबिलिटी तो है पर कैपेबिलिटी नहीं है। अब आप पूछेंगे सर इसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया, कोई बात नहीं मैं समझाता हूं। देखो मान लो मैं घड़ियां बनाता हूं, मान लो मैंने एक फैक्ट्री, मेरी कंपनी है घड़ियां बनाने की, ठीक है। अब मैंने पता क्या किया, मैंने यार देखा कि कहीं ना आज के टाइम के ऊपर बड़ा ही एक लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है डिजिटल घड़ियां, ठीक है। तो मैंने देखा कि वहां पे डिजायरेबिलिटी हाई है, लोग चाहते हैं डिजिटल घड़ियां हो, लोगों की डिमांड है डिजिटल घड़ियों की। तो मैंने देखा डिजायरेबिलिटी तो हाई है, फिर मैंने अपनी क्षमता को टेस्ट किया कि यार मैं एज अ वॉच मैन्युफैक्चरर क्या मैं ऐसी घड़ियां बना सकता हूं।
फिर मैंने देखा हाँ भाई बना सकता हूं। अगर आपके दोनों जगह यस आया ना कि लोग चाहते भी हैं डिजिटल घड़ियां होना और मेरे में क्षमता भी है डिजिटल घड़ियां बनाने की, तो भाई आपको बिल्कुल डिजिटल घड़ियां बनानी चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्वीट स्पॉट। बिल्कुल यू शुड डेफिनेटली गो अहेड विद दिस, क्योंकि लोग वो चीज चाहते भी हैं या दुनिया में उस चीज की डिमांड भी है, ठीक है, वो अच्छी भी है एंड एट द सेम टाइम आपके पास क्षमता भी है। इसको बोलते हैं स्वीट स्पॉट। ये बिल्कुल करना ही चाहिए आपको। एक पहले तीसरा क्वाड्रेंट समझ लो। तीसरे क्वाड्रेंट पता क्या है? ना ही डिजायरेबिलिटी है ना ही कैपेबिलिटी है, ना लोगों को डिजिटल घड़ियां चाहिए ना ही मेरे में क्षमता है डिजिटल घड़ियां बनाने की। तो भाई इसमें तो आप इस चीज को अवॉइड करो, ये काम नहीं करना आपको, डिजिटल घड़ियां नहीं बनानी, क्योंकि ना ही लोगों में रिक्वायरमेंट है और ना ही आपके में क्षमता है। तो इसमें अवॉइड करना ही सही रहता है। दिक्कत आती है बाकी दोनों क्वाड्रेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार क्वाड्रेंट 2 देखो। इधर क्वाड्रेंट 2 पता क्या है? डिजायरेबिलिटी नहीं है पर आप में कैपेबिलिटी है। अब इसमें पता क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई खास मार्केट में डिमांड नहीं है यहाँ पे डिजिटल घड़ियों की, पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया डिजिटल घड़ियां बनानी आती हैं। तो यहां पर ना आपको थोड़ा सोच समझ के इसमें पांव रखना होता है। अगर आप इसमें आना चाहते हो, यू मस्ट रिकंसिडर योर डिसीजन कि क्या वाकई में करना है तो क्या कोई चेंजेस करने हैं इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं रिकंसिडर या ऑप्टिमाइज। एंड एक स्टेप यहां पे है, चौथा जो क्वाड्रेंट है वो होता है डिजायरेबिलिटी हाई होना, कैपेबिलिटी लो होना। कि यार लोग चाहते तो हैं बढ़िया बढ़िया डिजिटल घड़ियां हों, पर मेरे में क्षमता नहीं है वैसी डिजिटल घड़ियां बनाने की। तो यहां पर सोचना होता है कि क्या किसी तरह से मैं अपनी कैपेबिलिटी बेहतर कर सकता हूं, क्या कोई अपने अंदर इन्वेस्ट करके क्या मैं इंश्योर कर पाऊंगा कि मैं भी अच्छी अच्छी डिजिटल घड़ियां बनाऊं। ये कंपनीज असेस करती हैं इस तरह से चारों क्वाड्रेंट के बेसिस के ऊपर कि उनको कोई काम में घुसना है या नहीं घुसना। तो भाई क्या हम यही सेम चीज अपने यूपीएससी की तैयारी में नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल, और मैंने आपको लिए वो चीज बनाई भी है। अब देखो जब हम इस यूपीएससी एग्जाम की बात करेंगे ना, इसमें डिजायरेबिलिटी का मतलब क्या होगा? सर इसमें डिजायरेबिलिटी मतलब होगा कि क्या यूपीएससी के बाद की जो जिंदगी है, क्या मुझे वो सेटिस्फेक्शन दे रही है या नहीं दे रही, क्या वो खुशी दे रही है या नहीं दे रही, क्या जो मैं इंपैक्ट देखता हूं दुनिया में, क्या या जो अपने ऊपर वॉट एवर इंपैक्ट अलग अलग हो सकता है हर किसी बंदे के लिए, क्या वो इंपैक्ट यहां से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, क्या इसमें वैसी सैलरी है जो मुझे अट्रैक्टिव लगती है ना, क्या यहां पर मेरे परिवार मेरे आसपास के लोग जिनको मैं खुश करना चाहता हूं क्या वो खुश होंगे या नहीं होंगे। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, कहीं मेरे से कुछ चीजें छूट तो नहीं जाएंगी? ऐसा तो नहीं कि यार इस चीज को करने से लाइफ की बहुत अच्छी अच्छी खुशियां छूट जाएंगी। ये है डिजायरेबिलिटी। अगर आपको लगता है कि हाँ यार नहीं नहीं नहीं, यूपीएससी एग्जाम से सब कुछ मिल रहा है, करियर इंपैक्ट भी मिल रहा है, सोशल सेटिस्फेक्शन भी है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी है, तो भाई आपकी डिजायरेबिलिटी हाई है। पर अगर आपको लगता है नहीं यार यूपीएससी की नौकरी है, ठीक है, 60-70-80 हज़ार की इनकम है, मैं तो लाखों करोड़ों में कमाना चाहता हूं, तो फिर वहां पर आपकी डिजायरेबिलिटी लो हो जाएगी यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग। समझे मेरी बात को? फिर कैपेबिलिटी का मतलब क्या? कैपेबिलिटी होता है क्षमता। क्या आपका अच्छा नॉलेज लेवल है या नहीं, क्या आप में एप्टीट्यूड है इस एग्जाम को क्रैक करने वाला, क्या आप एक डिसिप्लिन इंसान हो या नहीं हो। यार मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कैपेबिलिटी नहीं बनाई जा सकती, ऑब्वियसली बनाई जा सकती है, पर आपको पता होता है कि यार मैं कहां से आ रहा हूं, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितनी डिफिकल्टी है इस एग्जाम की, क्या मेरे में वैसी क्षमता है कि मैं इतना एफर्ट डाल के इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊं। अगर आपने ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ कर रखा है, आपने लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रगल्स आपने हैंडल किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरी कैपेबिलिटी हाई है। पर अगर आप किसी चैलेंज से डर जाते हो, इसका मतलब आपकी कैपेबिलिटी लो है। समझे मेरी बात को? और उसी बेसिस के ऊपर क्या होता है, आप यहां पर ये मैट्रिक्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। प्लीज सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब आपको आज क्या करना है, आपको ये देखना है आप कौन से क्वाड्रेंट में हो। प्लीज इस बात को करना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके कई साल बच जाएंगे हो सकता है। पहला क्वाड्रेंट पे आओ। यहां पर क्या है, डिजायरेबिलिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है। मतलब आप इस एग्जाम में खुशी भी फील करते हो या इस पोस्टिंग में खुशी भी फील करते हो, इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर। और दूसरा आपको लगता है आप में क्षमता भी है। क्षमता कैसे लगता है? हो सकता है यार आप किसी अच्छे कॉलेज से आए हो सकता है कि आपने लाइफ में काफी अच्छा अचीव कर रखा हो सकता है आपको लगता है कि यार मैं तो मेहनत करता हूं और मेहनत करने से मैं कर जाऊंगा। और आपको ये एग्जाम खुशी भी देता है, आपको इस एग्जाम के बाद की जिंदगी है वो भी अट्रैक्टिव लगती है। अगर आपकी डिजायरेबिलिटी भी हाई है और कैपेबिलिटी भी हाई है, तो भाई इसमें फिर कुछ सोचने की बात ही नहीं है। आप डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए जी लगा के मन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट करो पूरी कमिटमेंट के साथ। बहुत हैवी चांसेस है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाओ।
मैं बोल रहा हूं चांसेस, मैं गारंटी नहीं लेता किसी की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं आपका चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा पॉसिबिलिटी की या ज्यादा हाई चांस है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर लो, अगर डिजायरेबिलिटी कैपेबिलिटी आपकी दोनों हाई हैं तो। ठीक है, मैंने भी अपने लिए मैट्रिक्स लगाई थी, यही सेम चीज मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आप हो ना क्वाड्रेंट 1 के अंदर, डिजायरेबिलिटी भी हाई है, कैपेबिलिटी भी हाई है, डेफिनेटली गो अहेड विद दिस एग्जाम, कोई डाउट ही नहीं है, पूरा जी जान से पूरी कमिटमेंट के साथ इस एग्जाम को देना है अगर आप इस क्वाड्रेंट में आते हैं। अब देखो, कड़वी बात बोलने वाला हूं पर सुनना, अगर कोई बच्चा क्वाड्रेंट 3 में है, क्वाड्रेंट 3 का मतलब डिजायरेबिलिटी भी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है, ना आपको ये एग्जाम अट्रैक्टिव लगता है, कई बार होता है ना, परिवार वाले बोलते हैं चल भाई यूपीएससी की तैयारी कर ले, आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, आपको आसपास के लोग बोल रहे हैं या आपको मतलब जबरदस्ती इस एग्जाम की तरफ दिलवाया जा रहा है, डिजायरेबिलिटी इज लो, पसंद नहीं आ रहा एग्जाम। दूसरी बात है, आपको लगता है, आपको खुद पता होता है कि आप कैपेबल हो या नहीं हो, आपको खुद को लगता है कि यार मैं नहीं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, ये एग्जाम तो बड़ा ही डिफिकल्ट है, मेरे बस की बात नहीं है इतना बड़ा सिलेबस करना, मेरे बस की बात नहीं है डिसिप्लिन रहना, मेरे बस की बात नहीं है इतनी ज्यादा मेहनत करना, रात दिन एक करना, तो ब्रो ट्रस्ट मी, आप इस क्वाड्रेंट 3 में हो, और क्वाड्रेंट 3 वाले के लिए यही सही है कि वो इस एग्जाम से दूर रहे। दुनिया में और एग्जाम्स हैं जहां पर आपकी डिजायरेबिलिटी होगी, आपकी कैपेबिलिटी होगी, आप वो चीज को ट्राई करो, वहां भी आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। पर अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए आपको लगता है कि नहीं मुझे पसंद भी नहीं है ये एग्जाम और मेरे में क्षमता भी नहीं है इतनी मेहनत करने की, तो प्लीज डोंट प्रिपेयर, इससे सिर्फ ऐसा करने से सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन होगी कि आपको ना मन है इस एग्जाम को क्रैक करने का, ना ही आप में क्षमता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप क्वाड्रेंट 3 में हो, फिर इस एग्जाम से दूर रहने में ही भलाई है। दिक्कत पता क्या आती है कि क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 वाले चलो ठीक है, दिक्कत आती है जब हम क्वाड्रेंट, या तो हम क्वाड्रेंट 2 में होते हैं या हम होते हैं क्वाड्रेंट 4 में, ये वाले बच्चे बड़ी समस्या फेस करते हैं। कोई बात नहीं, मैं दोनों के लिए सोल्यूशन लेकर आया हूं। देखो क्वाड्रेंट 4 की बात करो, व्हाट इज क्वाड्रेंट 4? क्वाड्रेंट 4 में हमारी डिजायरेबिलिटी तो है पर हमारे के में कैपेबिलिटी पे हमें डाउट है। डिजायरेबिलिटी मतलब हमारा मन तो है इस एग्जाम के लिए, हमें ना बड़ा मजा आता है यार ये आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर, हम भी चाहते हैं कि हम भी एक दिन आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर या जो भी आईआरएस ऑफिसर या जो भी आप सर्विस में सर्व करना चाहें, मन तो बहुत ज्यादा है, दुनिया में बहुत लाखों लोग हैं ऐसे जिनका मन है, पर मेरी बात सुनो, यूपीएससी आपके मन की नहीं सुनती, यूपीएससी ये देखती है कि आप में कितनी मेहनत करी है। समझे मेरी बात को? आप ये मत बोलना मेरे से कभी कि यार सर मेरा तो दिल अच्छा है, मैं गरीबों को देखता हूं तो मेरा मन करता है उनके लिए कुछ करने का। हाँ आपकी बात अच्छी है, दैट इज गुड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस चक्कर में यूपीएससी आएगा और बोलेगा ले भाई आप आईएएस बन जाओ, आ जाओ, आपका दिल अच्छा है। दिल अच्छा होना अच्छी बात है भाई, ठीक है अच्छी बात है, पर भाई मेहनत भी तो करनी पड़ेगी तभी एग्जाम निकलेगा। ठीक है ना, तो प्लीज अंडरस्टैंड करना, अगर आप यहां पर हो, आप में डिजायरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, चाहते हो इस एग्जाम को क्रैक करना, पर आप में लगता है कि यार वो ना मतलब वो मैं मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हूं, मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं वो डिसिप्लिन लाइफ नहीं है मेरी, तो भाई थोड़ा सा आपको यहां पे चीजें बदलने की जरूरत है। क्या करना होगा? अभी तक ना अगर आप सिर्फ रील्स देख के आगे हो इस एग्जाम की तैयारी करने, तो ये आपका एक इमोशनल डिसीजन था, इस इमोशनल डिसीजन को आपको स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन के अंदर बदलना होगा। वो कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? ऐसे देखना देखना, आप अपने आप से सवाल पूछो कि भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे में किसी चीज की कमी है, मेरे में किस कैपेबिलिटी कमी है, अपने आप से सवाल पूछो, क्या स्किल्स हैं जो मुझे लगता है मेरे में मिसिंग है। आपके दिमाग में आएगा कि क्या स्किल है, क्या मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, क्या मेरे से करंट अफेयर्स नहीं पढ़े जाते, क्या मुझे चीजें समझ नहीं आती, वॉट एवर इट माइट बी, आंसर राइटिंग नहीं हो पाती, जो भी है उसको अपने दिमाग में या एक पेपर पे लिखो कि मेरे में क्या स्किल्स की कमी है। लिख लिया? दूसरी बात करो, अपने आप से पूछो क्या ये एक्चुअली रियलिस्टिकली आप अचीव कर सकते हो, जो भी आपके कमियां थी, वॉट एवर यू आर लैकिंग, क्या वो अचीव किया जा सकता है, क्या आप उन क्षमताओं को डेवलप कर सकते हो रियलिस्टिकली? रियलिस्टिकली, ठीक है, कितना समय चाहिए इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, हो पाएगा मेरे से या नहीं हो पाएगा, ये पूछो अपने आप से। क्या मैं उस सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूं या नहीं हूं? अगर आपका दिमाग बोलता है कि हाँ यार डिजायरेबिलिटी तो बहुत थी और मैं ये स्किल्स में कमियां हैं मेरे के अंदर, मुझे पता है, पर मैं उनके लिए काम करने के लिए रेडी हूं,
तो उस केस में ही इस एग्जाम को फर्दर कंटिन्यू करो। कुछ टाइम के बाद, अब ये टाइम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये 3 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं। 4 महीने या 6 महीने के बाद अपने आप को वापस देखो। देखो अगर आपने सही ढंग से काम किया होगा ना इस मैट्रिक्स में, तो पता क्या हो गया होगा, मैं आपको बताता हूं। देखना ध्यान से, आप कहां पर थे अभी, क्वाड्रेंट 4 में थे। आप यहां पर थे जब आपकी डिजायरेबिलिटी हाई थी, कैपेबिलिटी लो थी। अगर आपने सही ढंग से काम किया होगा ना, या तो आप चले जाओगे भाई इस क्वाड्रेंट में कि आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, अब आपने क्षमताएं डेवलप कर ली हैं जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। या फिर पता क्या होगा, आप कैपेबिलिटी बनाने के चक्कर में इस एग्जाम के ही आपका मन भर जाएगा इस एग्जाम से, तो यहां से आप फिर ये वाले क्वाड्रेंट में चले जाओगे और आपको 3 4 6 महीने में क्लैरिटी मिल जाएगी कि करना है इस एग्जाम को या नहीं करना है। समझे मेरी बात को? 3 महीने इज मोर देन एनफ अपने आप को जानने के लिए कि क्या मैं कैपेबल हूं या नहीं हूं। डिजायरेबिलिटी थी पर कैपेबिलिटी थी या नहीं थी ये पहले नहीं पता था, पर 3 4 महीने के बाद मुझे समझ आने लग गया कि या तो मैं कैपेबिलिटी डेवलप कर जाऊंगा या फिर मेरी डिजायरेबिलिटी, जो मेरी मर्जी थी, मेरी इच्छा थी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में ऑटोमेटिकली मूव कर जाओगे कुछ महीने के बाद। तो क्या करना है कुछ महीने के बाद, कुछ टाइम के बाद, अगर तो आपको इंप्रूवमेंट लगती है कि हाँ यार मेरी कैपेबिलिटीज बेहतर हो रही है पहले के मुकाबले, तो प्लीज कंटिन्यू विद दैट, फिर तैयारी कंटिन्यू करो। पर अगर लगता है कि ना भाई ना, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, जैसी कैपेबिलिटीज थी वो वैसी ही रह रही है, इनफैक्ट हो सकता है खराब भी होने लग जाए, डिजायरेबिलिटी भी कम होने लग जाए, तो फिर भाई आपको रीअसेस करने की अपने आप को जरूरत है। दुनिया में देखो बहुत सारी चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है। हम एक बबल में बन के बैठ जाते हैं, हमें लगता है दुनिया में यही है यही है यही है। दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो भाई आप उस सेक्टर में भी अच्छा कर सकते हो। कोई इंसान स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, कोई एक स्टार्टअप में अच्छा कर सकता है, कोई इंसान किसी और फील्ड में अच्छा कर सकता है। सिर्फ IAS IPS बन के ही थोड़ी है अपना होता है कि हाँ यही सबसे अच्छी चीज है। इंपैक्ट क्रिएट करना है, चाहे खुद के लिए है चाहे सोसाइटी के लिए, देयर आर n नंबर ऑफ वेज। समझे? तो अगर क्वाड्रेंट 4 में हो, प्लीज इन चीजों को फॉलो करना। अब बात आती है कि सर आपने बाकी तो बता दिया, आपने क्वाड्रेंट 1 का बता दिया, क्वाड्रेंट 2 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, क्वाड्रेंट 2 रह गया। क्या है क्वाड्रेंट 2? क्वाड्रेंट 2 है आपकी डिजायरेबिलिटी कम है पर आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब यार ये लोग भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मैं आपको बताता हूं। कई बार ना मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, मैं सच में बता रहा हूं, बहुत लोगों से ऐसे मिला हूं कि यार कि कोई IIT बॉम्बे का बंदा है, ठीक है ना, बीटेक किया IIT बॉम्बे में, मतलब IIT JEE में उसका रैंक अंडर 50 वगैरह था। ऐसे कई लोगों से मैं मिल चुका हूं, कोई IIM से है, कोई एम से है, कोई किसी और बड़े बढ़िया इंस्टीट्यूट से है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रखा है, बहुत बड़े बड़े मतलब अचीवमेंट्स उनके हैं, वो कैपेबल है। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं अगर इस एग्जाम में आऊंगा तो शायद मैं एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लूंगा, उनको ऐसा लगता है। मतलब देखो ये पॉइंट ना, कैपेबिलिटी अपने आप को ऊपर बात होती है कि आपको लगता है या नहीं लगता। तो हो सकता है किसी इंसान को लगता हो कि यार मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, मेरे में कैपेबिलिटी है वो, पर वो डिजायरेबिलिटी नहीं उनको लगती। डिजायरेबिलिटी मतलब उनको लगता है यार मतलब ठीक है ये जॉब भी ठीक है, ऐसे कोई कोई ऐसे कोई खास बात थोड़ी है इस जॉब में, ऐसा कईयों को होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इतना मजा ना आता हो इस लाइफ के अंदर, उनको मजा आता है कि नहीं यार कुछ नए नए चैलेंजेस होते हैं स्टार्टअप के अंदर या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां पर कोई मर्जर एंड एक्विजिशन में काम कर रहा हो सकता है, कोई और चीज में काम कर रहा होता है, तो उनको वो वाले चैलेंजेस बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। उनको ये वाली जॉब उतनी अपील नहीं करती। आई हैव सीन मैनी ऑफ सच पीपल। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए क्या है फिर सर, ऐसे लोगों के लिए क्या करें? देखो आप भी पहले अपने आप को पॉज करो, ठीक है, थोड़ा शांत रहो, ठीक है। और एक्चुअली यहां पे आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर आप सोच रहे हो ना कि यार कई लोग बोलते हैं आपको कि नहीं यार तू तो IAS में जा, आपका उतना मन नहीं है, तो पहले आप देखो कि यार क्या ये जॉब है कैसी। आप कुछ ऑफिसर से बात कर सकते हैं, आप कुछ मेंटर से बात कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट तरह से। आप थोड़ा और रिसर्च करो कि बाद की जिंदगी कैसी है। मैं सिर्फ इस एग्जाम का 1 साल 1.5 साल 2 साल की तैयारी नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उसके बाद की। मैं लबासना की भी बात नहीं कर रहा, लबासना के बाद की बात कर रहा हूं कि जब आप फील्ड पे काम करोगे वो जिंदगी कैसी है। सिर्फ ये आपकी ये जो जिंदगी है IAS की, सिर्फ ये नहीं है कि तैयारी करने वाली और लबासना वाली, भाई उसके बाद ही तो जिंदगी है कि आप कैसे सर्व करोगे, कैसे आप अलग अलग ड्यूटीज पे पोस्टिंग पे काम करोगे। वो वाली जिंदगी आपको कैसी लग रही है, उसको और समझने की कोशिश करो, उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन अपने बारे में बनाओ कि हाँ यार क्या मुझे कुछ इंटरेस्ट आया इसके बाद या नहीं आया। हो सकता है आप अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दो। तो जब आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करी ना, उसके कुछ टाइम के बाद
आपके दिमाग में आएगा। क्या आएगा? या तो आपको दिखेगी इंप्रूवमेंट। किस चीज में इंप्रूवमेंट? आपकी डिजायरेबिलिटी में। आप जब चीजों को पढ़ोगे, चीजों को जानोगे, चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, हो सकता है आपका इस चीज में इंटरेस्ट आए, आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आने लग जाए, है ना। अगर इंप्रूवमेंट हुई तो भाई आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो। पर अगर मान लो आपको ऐसा लगने लग जाए बाद में जाके कि नहीं यार, मजा भी नहीं आ रहा था इस तैयारी में, और अब तो ये सब्जेक्ट समझ भी नहीं आ रहे, मुझे पहले लग रहा था कि मैं कैपेबल हूं, पर अब मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं यार, ये सब चीजें मेरे बस की बात नहीं है, मैं कोडिंग वोडिंग में अच्छा हूं, वही चीजें मुझे ज्यादा समझ आती हैं, फाइनेंस मुझे ज्यादा समझ आता है, मैं उसी में अच्छा हूं, तो भाई फिर आप अपने उसी प्रोफेशन में कंटिन्यू करिए। तो कहने का पॉइंट पता क्या है कि जब आप कुछ टाइम प्रिपेयर करेंगे, अगर मान लीजिए आप यहां पर थे ना, या तो आप यहां पर आ जाएंगे कि आपकी डिजायरेबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर आप यहां पे चले जाएंगे, आपको लगने लग जाएगा नहीं यार, मेरी कैपेबिलिटी इस टाइप की नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी कुछ और चीजों में है। तो मेरे कहने का पॉइंट पता क्या है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो या एग्जाम की तैयारी ना भी करो, अपनी जिंदगी में किसी भी फैसला लेना हो, कहीं ना कहीं इन बातों को जरा कंसिडर जरूर करना। क्योंकि पॉइंट पता क्या है, हमारे पास आज का दिन है फैसला लेने के लिए। 10 साल बाद मेरी जिंदगी कहां होगी मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। 10 साल बाद मुझे कोई आके बोल सकता है कि भाई तूने 10 साल पहले बढ़िया फैसला लिया या 10 साल पहले बहुत खराब फैसला लिया। पर भाई मैं 10 साल के बाद कहां होऊंगा मुझे क्या पता। तब तो आप बड़े आराम से बोल दो कि 10 साल पहले बढ़िया किया था, खराब किया था। आप मुझे आज बताओ कि मैं आज क्या करूं। और आज मेरे हाथ में सिर्फ इतने लिमिटेड पता है, मुझे लिमिटेड ही चीजें जानकारी है, मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर मुझे कहां लेकर जाएगा। उस लिमिटेड जानकारी के अंदर मैं कोशिश कर सकता हूं सही डिसीजन को लेने की। ले नहीं सकता सही डिसीजन लेने की कोशिश कर सकता हूं, और वो सही डिसीजन लेने की कोशिश शायद इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट से या इस डीसी मैट्रिक्स के आपको मिलेगी। ठीक है, कोशिश मेरी यही है कि देखो यार, अगर आपको लगता है कि आप इस क्वाड्रेंट में हो, प्लीज डेफिनेटली पूरे दिल से, पूरे जी जान से मेहनत करो। आप कैपेबल भी हो, पैसे वैसे की भी कोई चिंता नहीं है, मन भी है बहुत ज्यादा एग्जाम देने का, तो दो, दिल से दो, पूरा जी जान लगा के दो, आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर इधर है तो भाई कुछ और ढूंढ लो यार, लाइफ में बहुत कुछ चीजें वो कर लो। ठीक है, आपका एप्टीट्यूड किसी और चीज के लिए। अब मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता यार, ठीक है नहीं खेल सकता, मैं पढ़ा सकता हूं तो मैं पढ़ा लेता हूं, है ना। तो मैं क्यों रेंडमली उन चीजों की तरफ भागूं जिनमें मैं अच्छा नहीं हूं, ठीक है ना। पर यहां पर, और अगर आप यहां पर हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है कि क्या करना क्या है। कुछ टाइम दो, सही लगेगा तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, नहीं सही लगेगा तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। दोनों में आपका ही भलाई है, इस एग्जाम को कंटिन्यू करने में भी या इस एग्जाम को छोड़ देने में भी फायदा आपका ही है। दिक्कत उन लोगों को आती है जो इस एग्जाम को लटकाए रखते हैं बीच बाजार में, ना इधर के हैं ना इधर के हैं, वो लाइफ में कहीं ना कहीं बाद में बहुत पछताते हैं। इसे जरूरत यह है या तो इधर आ जाओ या इधर आ जाओ, ये बीच में अटके रहोगे, ना दिल से तैयारी हो पाएगी, ना पूरी मेहनत दे पाओगे, एंड उस चक्कर में कभी फिर सक्सेसफुल ही नहीं हो पाओगे। और जब हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं ना होते, हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं बहुत सारे रिग्रेट्स। हमारे दिमाग में जब रिग्रेट्स आने लग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि यार मेहनत करो, मेहनत करने से भी रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपने मेहनत कभी करी नहीं, आपने आधी अधूरी मेहनत करी है, और आधी अधूरी मेहनत से यूपीएससी सीएससी जैसे एग्जाम के अंदर तो नहीं मिलती है सफलता। मैंने जब इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी थी, मुझे ऐसा लगा था, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगा था कि मैं क्वाड्रेंट 1 के अंदर था। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए थे, ऐसे एग्जाम जिनमें मैं इंडिया में भी रैंक 1 लाया था। तो मुझे लगा था शायद मैं ये एग्जाम भी क्रैक कर लूंगा, और कहीं ना कहीं मैं, मन भी था मेरा, डिजायरेबिलिटी भी बहुत हाई थी, तो तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है, नहीं हुआ। पर क्या मुझे मेरे उस फैसले के ऊपर कोई आ जाके बोलता है कि तुमने वो गलत फैसला लिया? नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं बोलता कि मैंने वो गलत फैसला लिया, क्योंकि मैंने उस टाइम के ऊपर, मुझे बस लिमिटेड जानकारी पता थी कि मेरा दिल भी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मैं मेहनत भी पूरी करता हूं, मैं डिसिप्लिन भी हूं, और पूरा एफर्ट पूरा जी जान से दूंगा। तो मुझे मेरे फैसले पे आज भी 1% भी एक रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि वो जो फैसला लिया था मैंने बहुत सोच समझ के अपने आप को असेस करके लिया था। और जब आप भी ऐसे फैसले लेते हो, आपको आगे जाके कभी कोई दिक्कत नहीं आती, भले ही सक्सेसफुल हो भले ही अनसक्सेसफुल हो। और ये वर्ड सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल हर किसी का अपना अपना मतलब होता है, एग्जाम क्रैक करना सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है, वो तो अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, पर सही ढंग से फैसला लेना सीखो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यार मैं कुछ चीजें आपको गाइड करना चाहूंगा, बिल्कुल ऑनेस्टली पूरे दिल से, 1% भी इसमें झूठ नहीं है, 100% आपको सच मैंने बताने की कोशिश की है। बिल्कुल एक ऑनेस्ट एडवाइस, एक बड़े भाई के तौर के ऊपर,
एक मेंटर के तौर के ऊपर, या जो भी आप कहना चाहो उस तौर के ऊपर मैंने आपको देने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।